बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीरीज़ में अभी तक जो बात किया है, एक कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब के बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे कंडक्टिविटी में मोलर कंडक्टिविटी और नॉर्मल कंडक्टिविटी में जो वेरिएशन है, यानी वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। किसकी बात करेंगे? वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब जनरल फॉर्म में अगर हमें समझना होगा कि कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। बट जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो बस अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बस हमें ये समझना है कि वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का इस पे क्या डिपेंडेंसी है या कंसंट्रेशन इस पे क्या इफेक्ट शो कराएगा, इसके बारे में बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी हो, कोई भी हो, कंसंट्रेशन क्या करता है, इनके रेट को चेंज कर देता है। यानी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी आर चेंज ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन। बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी, इसमें अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराएं, क्या इंक्रीज कराएं? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कराएं कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में, तो कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन इंक्रीज कराने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी में यह क्या करती है? डिक्रीज करती है। यानी सीधा सा फंडा हमें ये याद रखना है कि कंडक्टिविटी के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इसका कंडक्शन रेट इंक्रीज कर जाता है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी में इसका कंसंट्रेशन रेट डिक्रीज कर जाता है। ये बात क्लियर? अब इसके लिए क्या किया गया कि भाई एक इफेक्ट बताया गया कि भाई ये एक दूसरे पे क्या इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ में आप देखेंगे ओरिजिन पॉइंट को 0 मान लें, फर्स्ट पॉइंट को 200 एंड सेकंड पॉइंट को 400। तो आप देखेंगे कि जो टॉप कंडीशन होगा वो जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो पोजीशन कंटेन करता है, और जो मॉडरेट कंडीशन होता है वो जनरली ऐसे सब्सटेंसेस कंटेन करते हैं या ऐसे सोल्यूशन कंटेन करते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलिटिक नेचर कम होता है। अब इनका कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कराएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और डिक्रीज कराएंगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। जबकि मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन इंक्रीज कराएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, और जबकि कंसंट्रेशन डिक्रीज कराएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब इन सब कॉन्सेप्ट को आपको इजी व्यू में ऐसे समझना है कि भाई जो कंसंट्रेशन है मोलर कंडक्टिविटी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि कंडक्टिविटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे दूसरा चीज हमें ये समझना है कि कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो हमारे नेचर में सॉल्यूशन है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसे क्या करते हैं हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक बात होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले हमें सिंपल फंडे में ये समझ लेना है। जिनका इलेक्ट्रोलिसिस रेट बहुत हाई हो, या सीधे से समझ लें कि अगर जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस रेट 100% हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिनमें 1 to 10% हो वो क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस नेचर 100% हो तो वो किसको शो कराते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, और जिसमें 1 to 10% हो वो किसको शो कराते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को।
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो कैटायन एंड एनायन फॉर्मेशन एबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ये फॉर्मेशन एबिलिटी क्या होती है, बहुत लो होती है या कम होती है। अब इनमें जो जनरली हमें समझना है, इसके लिए एक भाई साहब थे कोलराउस भाई साहब ने एक लॉ दिया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ ये कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम उसके आयनिक कंडीशन में इन्वॉल्व करते हैं तो उससे जो कैटायन या एनायन फॉर्म होते हैं वो उनके एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भाई अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं NaCl, तो इसके मोलर कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लिखेंगे Na प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे यानी NaCl का डिसोसिएशन होगा तो ये किस में डिसोसिएट होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस में। अब कोलराउस लॉ में बस हमें ये समझना है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसके आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो कोलराउस लॉ में है, अगर हम इसके कोई एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, भाई जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट HCl है, दूसरा CH3COO Na और तीसरा जो है वो NaCl है। तो भाई अब इसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा पूरे सॉल्यूशन का वो क्या आएगा, तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि एक बात हमें क्लियर कट यहाँ से ही समझ लेना है कि ये ध्यान दीजिए कि भाई कि कौन दो मिलाने पर तीसरा ऑब्जेक्ट बन जाए। अब देखिए यहाँ HCl है, यहाँ CH3COO Na, यहाँ से Na और Cl मिल के क्या बना ले रहा है, NaCl। अब इन दोनों को मिलाकर ये तीसरा फाइंड कर लेंगे, तब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। यानी यहाँ पे हमें सीधा सा एक फंडा ये समझना है कोलराउस लॉ में कि अगर सेम इलेक्ट्रोलिटिक नेचर के हैं या सेम नेचर के कैटायन फॉर्म हो रहे हैं तो उनके मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐड करेंगे और डिफरेंट यानी एनायनिक फॉर्म को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बात क्लियर। अब यहाँ से जो दूसरा हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसका जो इलेक्ट्रोलिसिस रेट होता है वो क्या होता है, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कराते हैं तो इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे हमें बात किसके अकॉर्डिंग करना है, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इनमें क्या होता है कि जो नेचर होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है, और जब टाइम के साथ चेंज होता है तो कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो कोलराउस लॉ में भी यही बात कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर एसिड है, एसिड में उसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इनका जो रेट होता है वो हाई हो जाता है, जबकि बेस में इनका रेट क्या होता है, लो होता है। अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हम कंसंट्रेशन वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक फॉर्मूला है ईटा m इक्वल टू ईटा m नॉट माइनस AC के पावर हाफ, जहाँ पे ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या होता है स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या होता है कांस्टेंट, और C क्या होता है कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला हो जाता है K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या हो जाता है, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ईटा m अपॉन ईटा m नॉट से। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो बहुत हाई आती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है, या कह लीजिए कि ये नियर अबाउट जीरो वैल्यू क्या होती है, नियर अबाउट जीरो। अब इस वैल्यू को वेरिएशन
करते हैं और इनके इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, और इसीलिए इनके प्रोसेस से एक सेल फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।